जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे की गई है। और इस इकोनॉमिकली चर्चा में सीधा सीधा डिस्कशन आ गया पाकिस्तान के एटमी बम का, क्योंकि दुनिया का कोई भी एटमी बम आज आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं है, क्योंकि कोई भी भीख मांगने आईएमएफ के पास नहीं जा रहे, जबकि सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तानी है वो जो जा रहा है। आज इस इकोनॉमिस्ट में फकर यूसुफजई के साथ पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करते हुए बताया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे कैसे चलाना होता है, जबकि हुकूमत इनकी सुनती बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं सुनती है। और ना ही कोई पत्रकार अगर बढ़िया राय देता है तो कभी भी पाक की हुकूमत इनकी राय नहीं लेती है। वो सिर्फ चलते हैं अपने घर भरने और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने और अपना पैसा बटोर के विदेशों में सेट होने तक ही सीमित रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को आज तक गड्ढे में गिरा है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों ने है। तो कहीं ना कहीं इस डिबेट में भी इस प्रकार की चर्चा की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट, ये एटम बम रखने वाला देश आज कैसे आईएमएफ के आगे चरणों में गिड़गिड़ा रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों 25 ईयर्स के बाद ये पता चला कि अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी तो आपकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं हो सकती। बेशक आप एक एटम बम की बजाय 10 एटम बम रख लें और 10 मिसाइलों की बजाय आप 100 मिसाइल रख लें, लेकिन आप कमजोर रहेंगे। कितना इत्तेफाक करते हैं इस बात से? देखिए जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे कम से कम जो मौजूदा हुक्मरान हैं, इनको तो ये बात जो है अब जाकर लगता है कि समझ आई है, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बात है। और मुहावरे इस सिलसिले में दिए जाते हैं कि अगर आपका पेट खाली है और आप भूखे हैं तो आप अपनी कोई भी चीज़ बेचने को तैयार होंगे सिर्फ एक रोटी के लिए। तो जब एक कौम बिल्कुल भूखी नंगी हो जाए और उसको इस हाल पर ले आया जाए कि आईएमएफ के जो 1.5 मिलियन या मैक्सिमम $2 बिलियन हैं एक साल में, वो ना मिले तो ये कौम जो है दिवालिया होने की तरफ जाने को हो, तो जब ऐसी सूरत हो जाए तो फिर आईएमएफ अपनी शर्तें मनवाएगा। और आईएमएफ कौन है, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे साम्राज्य है। जो साम्राज्यी ताकतें हैं वो उनको आपके एटमी प्रोग्राम भी खटकता है, उनको आपकी फौज भी खटकती है। देखें, पाकिस्तान जो है उसकी फौज एक मजबूत इदारा है। ये वो वाहिद इदारा रह गया। अंग्रेज ने बहुत सारे इदारे यहाँ बनाए थे जब ब्रिटिश राज था यहाँ पर। उस वक्त बहुत सारे इदारे बनाए गए थे, रेलवेज उसमें था और बहुत सारे इदारे थे, महकमा अनहार था। उन सब का बेड़ा गर्क किया जा चुका है। जो भी सिविलियंस के पास आए खत्म हो चुके हैं। रेलवे का हालत देख लें कि कितने खसारे में है, और बाकी जो 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 उन्होंने बनाए थे इदारे, अब वो बेड़ा गर्क उनका हो चुका है। लेकिन ये एक इदारा है जो फौज है हमारी, ये जो अंग्रेज बना कर गया था, इसमें डिसिप्लिन अभी तक कायम है। इसमें मेरिट जो है उसको माना जाता है। मेरिट पर प्रमोशंस होती हैं, मेरिट पर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, मेरिट पर जो है उनकी पोस्टिंग्स होती हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये खटकती हैं जो साम्राज्य है, जो हमारे दुश्मन हैं उनके दिलों में। तो उनका सबसे बड़ा टारगेट जो है वो हमारी फौज है। उनका सबसे बड़ा दूसरा टारगेट जो है वो पाकिस्तान कि जो डॉक्टर कदीर खान ने तोहफा पाकिस्तान को दिया वो खटकता है, क्योंकि वो सिर्फ वाहिद पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है जिसके पास वो जो है तोहफा मौजूद है। और ये ना होता तो देख लें आपके जो 71 में हमारा हाल किया गया था, किसी भी वक्त वही हाल बाकी मानदा पाकिस्तान का भी किया जाता। ये तो एक अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता मैं कहता हूँ आया, और उसने आकर भुट्टो साहब का विजन था। उन्होंने कहा था जब उनकी कैंपेन 1970 में चल रही थी, उससे पहले भी, कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। सर तो अच्छा सर, एक बात आपकी ये वाली कि ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि साजिशें नहीं होती, किसी भी मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ भी होती है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ भी होती है, लेकिन क्या गलती, वीकनेस, स्पेस ये तो हम ही प्रोवाइड करते हैं ना। आईएमएफ ने तो हमें नहीं बुलाया कि आप हमारे पास आ जाएं। आप बेशक एटम बम आपके पास है या नहीं है, आज सर वो एटम बम तो हमारे काम नहीं आ रहा। वही $1 बिलियन के पीछे हम कितनी मिन्नतें उनकी कर रहे हैं, मतलब लिटरली हमने उनके पांव पकड़े हुए। तो मैं तो कहता हूं कि दुनिया की दूसरी जो ताकतें हैं जिनके पास इकोनॉमिक पावर है,
जापान के ऊपर 1945 में एटॉमिक बम अमेरिका ने गिराया, लेकिन आज वही अमेरिकन मार्केट है जिसको जापानीज गाड़ियों ने पूरी तरह कैप्चर किया हुआ है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। तो मुझे ये बात सर समझ नहीं आती, या फिर अगर हमारे फौज के लिए हमारे पास सर पैसे नहीं है तो मैं कहता हूं ये तो जितनी फौज है हमारी 6 लाख या 7 लाख जितनी भी है नंबर, इसको आधा भी कर लेंगे, कहां से सर उनके लिए सारी चीजें पूरी करेंगे? या तो ये घास खाएंगे, तो सर वाकई में आज हम घास खा रहे हैं। पेट्रोल की प्राइस 150 रुपए, बिजली की कीमत 45 रुपए यूनिट, बाकी खाने पीने की अशिया 25% से ऊपर का इन्फ्लेशन। तो सर हम क्या कर रहे हैं? हम घास खाने पे, बल्कि अब घास भी नहीं मिल रही हमें। जी मैं अर्ज करता हूँ, ये तो सरासर नाअहली है। ये कोई ये बात नहीं है कि कोई आपका मुल्क जो है वो कोई एकदम नाली के अंदर चला गया, नहीं, ये इनकी नाअहली है। देखें, आपको सिर्फ $2 बिलियन से कम मिलते हैं एक साल में IMF से, ठीक है, 3 साल का वायदा है, $6 अरब उन्होंने देने हैं। उसमें से रुला कर वो 2 अरब करके वो देते हैं, 2 अरब एक साल में, जिसके ऊपर इतनी ज्यादा शराइत लगा देते हैं कि आपका जो है आम आदमी पिस जाता है। दूसरी तरफ आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो आपको $30 अरब साल से ज्यादा का भेजते हैं। देखें, वो जो $2 अरब आपको एक साल में मिलते हैं IMF से, वो कर्जा है, वो आपको वापस करना होता है, बहुत बड़े सूद के साथ वापस करना होता है। जबकि ये जो 30 अरब से ज्यादा आते हैं डॉलर्स एक साल में ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से, ये कोई कर्जा नहीं है, ये आपके लिए वो भेजते हैं और आप उनके डॉलर्स को अपने खजाने में डालकर और कागज के रुपए छापकर आप उनके रिश्तेदारों को दे देते हैं। अगर आप प्रॉपर्ली मैनेज करें, अखराजात को अपने मैनेज करें, आप अपनी इंपोर्ट्स को मैनेज करें, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, तो ये आपको बिल्कुल जो है IMF के पास जाने के सिर्फ $2 अरब के लिए मिन्नतें करने की उनकी जरूरत नहीं है, और $1 अरब के लिए आपको दूसरे मुल्कों के पास जाकर मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर अकल हो, अगर आपके अंदर समझ हो, बूझ हो, क्योंकि इन लोगों के अंदर कोई समझ बूझ नहीं है, किसी किस्म का इनको पता नहीं है, ये बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी होमवर्क के आ गए। अच्छा, आ गए, चलें, आपको कुछ पता नहीं था, लेकिन एक लेमैन को भी अगर कॉमन सेंस हो, उसके अंदर जनरल नॉलेज हो उसके पास, ठीक है, आप बिल्कुल एक जाहिल आदमी को बिठा दें, उसको ये कहें कि भाई तुम तो जाहिल हो, तुम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन हम तुम्हें इख्तियार देते हैं कि तुम जो मर्जी टीम का बंदा, जिस तरह का बेहतरीन बंदा तुम्हें चाहिए वो तुम हायर कर सकते हो, जिस तनख्वाह पे चाहते हो उसको हायर कर सकते हो। इनके अंदर इतनी सलाहियत भी नहीं है कि अपनी टीम ही ये जो है ना ये सिलेक्ट कर लेते। पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर के मुल्कों में नासा तक में काम करते हैं, वो हर उस इदारे में काम करते हैं और आला तरीन पोस्ट पर हैं, जो कि जहां पर के अमरीकी काम करते हैं या बरतानवी काम करते हैं या ऑस्ट्रेलियन काम करते हैं। ठीक है जी, आपको वहां से वो लोग आने को तैयार थे जब इनकी हुकूमत आई है। ओवरसीज पाकिस्तानीज पूरी तरह पाकिस्तान की मदद करने को तैयार थे और अभी भी हैं, लेकिन आप तो मुल्क में मेरिट का कत्लेआम आपने किया। आपने एक आदमी एक जगह सही जगह नहीं लगाया, राइट मैन एट द राइट जॉब की जगह आपने रॉन्ग मैन एट द रॉन्ग जॉब लगाया। आपने कोई एक से, उसका नतीजा ये हो रहा है कि अब आपका मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। अब आप देख लें, आपने गैस की बात की, बिजली की बात की, मैं डिटेल में आपको बता सकता हूँ, मेरा फील्ड है, लेकिन ये सबसे पहले समझने की बात ये है कि ये जो महंगाई है इसमें कोई आलमी जो महंगाई है उसका ताल्लुक नहीं है। ये आपको ये सबक पढ़ाते हैं सुबह से लेकर रात तक। सर ये अमेरिका की मिसालें सर देना शुरू कर देते हैं, शेख रशीद साहब खड़े होते हैं तो वो कभी लंदन की मिसालें, कभी हिंदुस्तान की। हालांकि हिंदुस्तान में सर आपकी भी बात होती होगी, हमारे भी बहुत सारे लोग दोस्त हैं वहां पर, मतलब ये वाला हाल तो नहीं है कहीं पर भी, ना बांग्लादेश में, पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा जो है महंगा मुल्क है। ये आपको ये बताते हैं सुबह से शाम तक कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। बिल्कुल। और जो है हालांकि यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। ये बिल्कुल। वजह क्या है, मैं आपको वजह बता देता हूँ आज क्यों महंगाइयाँ हुई है। यहाँ पर जो होर्डर्स हैं वो चीजों को दबा लेते हैं, वो जो है अपने बड़े बड़े गोदामों में उनको चीजों को रख लेते हैं और उसके बाद जब उसकी शॉर्टेज हो जाती है मार्केट में उसको महंगा करके बेचते हैं। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह है आपका मिडिल मैन, वो पूरी की पूरी आपकी जो है प्रोडक्शन खरीद। देखें, जो चीज इंपोर्ट होती है वो तो इसलिए महंगी हुई है कि आपने अपना रुपया डिवैल्यू कर दिया, जो 100 रुपए का था वो 180 रुपए का हो गया। सबसे बड़ी वजह तो महंगाई की ये है। तो ये सरासर इस हुकूमत ने किया है ना, ये इससे पहले तो नहीं था।
जी अगर आप डिवैल्यू ना करते तो ना पेट्रोल आपको महंगा लगता, ना आपको और कोई चीज महंगी लगती। आपका सारा जो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री के लिए वो इंपोर्ट होता है ज्यादातर। वो इंपोर्ट जब होता है तो उसके ऊपर आपने जब ये डिवैल्यू इतना कर दिया तो वो 80% बढ़ गई उसकी कॉस्ट। बिल्कुल। इसी तरीके से लेकिन आपका जो मिडिल मैन है, अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि वो 3 रुपए या 4 रुपए किलो आलू या प्याज खरीदता है, वो पूरा खेत खरीद लेता है। बिल्कुल। अच्छा, जितना भी हराम का पैसा है जो लोग टैक्स नहीं देते वो मिडिल मैन के पास जाता है, वो उधर इन्वेस्ट करते हैं, वो सारा कैश की बिजनेस होती है। तो 3-4 रुपए किलो पर पूरा का पूरा खेत खरीद लेता है, और जब वो मार्केट में लाकर बेचता है तो वो 40 से 50-60 रुपए तक, और कुछ केसेस में 150-200 रुपए किलो तक बेचता है। ठीक है जी, ये आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। महंगाई इस वजह से है। सब्जी जो पाकिस्तान में महंगी हुई है उसमें कोई बाहर का वो नहीं है, बाहर का कि बाहर अमेरिका में महंगी हो गया, महंगाई हो गई है तो आपकी सब्जी महंगी होगी। भैया वो तो इधर पैदा होती है। जो दूध, पाकिस्तान दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है दूध की पैदावार में, और यहाँ दूध जो है आपको डब्बा वो जो ये प्रीमा और इस तरह के जो है फ्रेश मिल्क 170 रुपए का हो गया है 1 लीटर। बिल्कुल। और आपका जो ये डब्बे का दूध होता है जिसमें कि पाउडर होता है, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, ये जो पैकेज मिल्क है ये 165 रुपए का लीटर हो गया है। जी बिल्कुल। यही दूध इससे आधी कीमत पे अमेरिका में, बर्तानिया में और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। आधी सर बात एक और भी, बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल आपने जबरदस्त बात की, आपने एग्जैक्ट मतलब मेरे दिल की बात की। सर एक चीज और है कि मतलब 2018 से पहले इमरान खान साहब कहा करते थे बिजली का यूनिट सर 8 से 10 रुपए का यूनिट हुआ करता था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है 60 रुपए से लेकर 80 रुपए के दरमियान थी, सारी चीजें थी। सर इसने सिविल डिसओबीडियंस का अनाउंस किया था डी चौक में खड़े होकर, और ये लोगों के सामने अपना बिल कहता है ये मैं जला रहा हूं और आपने भी जलाना, आपने बिल नहीं देना, मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, हुंडी के जरिए आपने पैसा बाहर भेजना है, पाकिस्तान में नहीं लेके आना। सर आज हर चीज मतलब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, लेकिन आज खान साहब कहते हैं यार आप क्या अपने एडवाइजर्स को कह रहे होते कि यार आप लोग किस लिए मैंने इतनी फौज रखी हुई है, अब बताएं लोगों को कि अपोजिशन वाले झूठ बोल रहे हैं। हमाद अजहर की नालायकी, सर जो शाहजेब खानजादा के साथ पिछले 2 महीनों से ट्विटर पे सींग अड़ाए हुए हैं, नालायकी ये है कि एलएनजी नहीं खरीदी और हमें एलएनजी ना मिलने की वजह से मतलब हमें फर्नेस ऑयल से बिजली बनानी पड़ी, उसका यूनिट मैं और आप सर क्यों पे कर रहे हैं? हुकूमत की नालायकी के पैसे मैं और आप क्यों दें, उनकी जाहिलियत के, उनके मिसमैनेजमेंट के क्यों दें हम सर? इसमें मैं आपको कुछ अर्ज करूं। देखिए क्योंकि ये सही इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, शाहजेब खानजादा भी सही इंफॉर्मेशन नहीं देता और बाकी लोग भी। सर मैं उसकी बात, उसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर नहीं जा रहा हूं सर, मैं कुछ बुनियादी लेकिन सर आपकी हुकूमत ट्विटर पे नहीं चलती, हुकूमत आपकी ऑन ग्राउंड चलती है। जो आपकी मिनिस्ट्री का काम है एनर्जी की मिनिस्ट्री का, आप वो नहीं कर रहे। आप फजूल के मतलब पढ़ो में कभी कहते हैं इधर मुनाजरा कर लो, कभी कहते हैं उधर मुनाजरा कर लो। सर ये मैं देखें वजह सिंपल है कि इनकी एनर्जी मिनिस्ट्री में कोई क्वालिफाइड एनर्जी का स्पेशलिस्ट ही नहीं है ना। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। तो जब आपके पास है नहीं तो फिर ये बोंगियां मारते हैं। बोंगियां मारना आप समझते होंगे उर्दू में, बिल्कुल एग्री, इधर की बात करते हैं उधर ही करते हैं। असल बात इनको पता ही नहीं है। असल बात क्या है, एलएनजी जो है वो एक बहुत महंगा फ्यूल है, इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। दीज आर कॉल्ड इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स। आप ये बात गौर से समझ लें, अपने नाज़रीन को बताइए। देखिए इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आता है? एलएनजी इंपोर्ट होती है, इंपोर्ट कोल होता है पाकिस्तान में, और फर्नेस ऑयल इंपोर्ट होता है, डीजल भी इंपोर्ट होता है। ये सारे बिजली बनाने के काम आते हैं। ठीक है जी। अगर आप इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पे बिजली बनाना शुरू करेंगे तो क्योंकि उसकी कीमत पे आपका कंट्रोल नहीं होता, आपके मुल्क में पैदा नहीं हो रही, और जब भी क्राइसिस आता है, कुछ होता है आपका, हाँ रुपया डिवैल्यू होता है, कितने सारे फैक्टर्स हैं जो इस पे उनका इम्पैक्ट आता है। आपने रुपया डिवैल्यू कर दिया, 100 वाला रुपया जो है वो 180 का कर दिया, तो 80% तो यहीं पर महंगा हो गया ना आपका। तेल भी महंगा हो गया, आपका फर्नेस ऑयल भी महंगा हो गया, आपका डीजल भी महंगा हो गया, आपकी एलएनजी भी महंगी हो गई, आपका कोयला भी महंगा हो गया जो इंपोर्ट होता है। इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पर कभी आप जो है ना वो बिजली ना बनाएं।